नमस्कार मित्रों, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। कोविड है, कोविड से बचे रहें, मास्क अवश्य लगाएं और हो सके दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें। हम रुधिर वर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम वापस उससे थोड़ा सा आगे शुरुआत करते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि रुधिर वर्ग बनाए गए हैं ए, बी और ओ। किस आधार पर बनाए गए थे? रक्त की आरबीसी में पाई जाने वाली एंटीजन ए और बी, इनकी उपस्थिति के आधार पर हमने रुधिर वर्गों का निर्धारण किया था। हमने ये भी देखा था कि सार्वत्रिक ग्राही उसे कहा गया था जो सभी प्रकार के रुधिर को ग्रहण कर सकता है, जैसे कि ए बी, और सार्वत्रिक दाता कहा था ओ को, क्योंकि यह सभी प्रकार के रुधिर वर्गों को अपना रुधिर दे सकता है। जब रुधिर वर्गों की खोज हो गई थी तो रुधिर वर्गों की खोज होने के पश्चात मानव रक्त को देने के लिए या मानव रक्त के अध्ययन के लिए रुधिर वर्गों को देखकर रक्तदान किया गया, रक्त ट्रांसफ्यूजन किया गया था। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा भी केस हुआ कि एक व्यक्ति को ए वाले को ए का ब्लड दिया या बी वाले को बी का ब्लड दिया, तो भी उनके शरीर में रक्त का लयन हो गया। अगर गलत रुधिर वर्ग वाले को रुधिर दे दिया जाए, यानी ए वाले को बी या बी वाले को ए का रुधिर दिया जाए, तो क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, उसका रुधिर वर्ग ए है। इस व्यक्ति के बीमार होने के कारण इसको रक्त की आवश्यकता हुई। गलती से उसे बी रुधिर वर्ग वाला रुधिर ए वाले को दे दिया गया। अब हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। हम कह सकते हैं कि यह एंटीजन ए एंटीबॉडी बी की उपस्थिति में नॉर्मल रहता है। उसी प्रकार से बी रुधिर वर्ग में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए के साथ में नॉर्मल होता है, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करेगा। लेकिन ए रुधिर वर्ग वाले को बी का रुधिर वर्ग चढ़ा दिया गया, तब क्या स्थिति बनती है कि जैसे ही बी रुधिर वर्ग का रुधिर ए वाले के शरीर में आएगा तो ए वाले के शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी बी यह इस प्रतिजन का विरोध करेगी। इसी प्रकार से बी के साथ में जो एंटीबॉडी ए हाई है, यह एंटीबॉडी ए वाले रुधिर की एंटीजन ए के साथ में रिएक्शन करेगी। दोनों में पारस्परिक क्रियाएं होती है। इसे प्रतिरक्षी प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आरबीसी जो है, यह आरबीसी की सतह पर चूंकि एंटीजन है और इस प्रतिजन और प्रतिरक्षी की पारस्परिक क्रिया के कारण यह जो सतह होती है यह चिपचिपी हो जाती है। जब यह आरबीसी की सतह चिपचिपी होती है तो यह दूसरी आरबीसी के साथ में चिपक जाती है और यहाँ पर क्या होता है, रुधिर का लयन हो जाएगा। रुधिर का लयन होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि गलत रुधिर वर्ग का रुधिर चढ़ाने से रोगी व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, क्योंकि आरबीसी चिपचिपी होकर आपस में चिपक जाती है, रुधिर वाहिनियों को ब्लॉक कर देती है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए रुधिर वर्गों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। जब रुधिर वर्गों की खोज हो गई थी तो रुधिर वर्गों की खोज होने के बाद में रक्तादान की प्रक्रिया आसान हो गई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केस हो गए थे कि ए वाले को ए का खून चढ़ाया, बी वाले को बी का खून चढ़ाया, तो भी वहां पर दिक्कत उत्पन्न हुई। सारे लोगों में नहीं हुई थी, कुछ लोगों के अंदर ही प्रॉब्लम हुई थी कि उनके शरीर में रक्त का लयन हो गया। तो वापस वही प्रोसेस शुरू हुआ। लैंड स्टीनर ने वीनर नामक अन्य वैज्ञानिक के साथ में 1940 के अंदर लैंड स्टीनर यानी कॉर्ड लैंड स्टीनर और वीनर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, मैं वापस यहां पर नाम लिख देता हूं, लैंड स्टीनर और वीनर,
इन दोनों वैज्ञानिकों ने साथ में कार्य करते हुए बताया कि मानव रक्त में एक और विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है। मानव रक्त में एक और, मानव रक्त में कहां पर होगी? आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर एक और विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है और इस विशिष्ट प्रोटीन को नाम दिया गया था RH कारक। चूंकि इस विशिष्ट प्रोटीन की खोज उन्होंने मकाका रीसस नामक बंदर में पहले ही कर ली थी, यानी मकाका रीसस नामक बंदर में इस प्रोटीन की पहले से ही खोज हो गई थी। अतः इस रीसस के आधार पर इस विशिष्ट प्रोटीन को कहा गया था RH कारक। तो यह RH कारक जिन व्यक्तियों के शरीर में पाया जाता है उसे कहा जाता है RH धनात्मक, और जिन लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता है उसे RH ऋणात्मक कहते हैं। विश्व के लोगों की बात करें तो विश्व के अंदर लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव है और शेष बचे हुए लोग जो होते हैं वो RH नेगेटिव है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के अंदर, अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर लगभग 92% RH पॉजिटिव लोग हैं और 8% लोग जो है वो RH नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है कि उसके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर RH कारक यानी विशिष्ट प्रोटीन उपस्थित है, ये कहा जाता है। अब इस RH कारक की उपस्थिति के आधार पर हमने रुधिर वर्गों का निर्धारण कर लिया। कैसे किया था? अब दो प्रकार से कर लिया हमने। जैसे रुधिर वर्ग A है तो रुधिर वर्ग A पॉजिटिव होगा या फिर A नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। उसी प्रकार से O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इस प्रकार से हमने रुधिर वर्गों का निर्धारण कर लिया। पहले हमने A, B, AB और O कहा था, फिर RH कारक की खोज हो गई तो उसके पश्चात हमने इसको A पॉजिटिव, A नेगेटिव, इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है RH कारक पाया जाएगा और नेगेटिव का मतलब होता है RH कारक नहीं पाया जाता है। हमारे भारतीयों के अंदर 92% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और 8% लोग RH नेगेटिव होते हैं। अब यहां पर वापस उसी प्रकार की बात करें कि जो RH कारक है, RH कारक यानी यह एक विशिष्ट प्रतिजन है जो हमारी आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। इस RH कारक का कोई प्राकृतिक, इसका कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं होता है। यह प्रतिरक्षी, प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक रूप से RH कारक या RH फैक्टर का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जैसे प्रतिजन A है तो इसका प्रतिरक्षी A होता है, लेकिन RH कारक का कोई भी प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब गलती हो जाती है, कैसे होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, दूसरा व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। अब A नेगेटिव वाले को ब्लड की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर यही कोशिश करेगा कि A नेगेटिव वाले को A नेगेटिव का ही ब्लड दिया जाए, लेकिन फिर भी किसी कारण से नहीं हो पाया या किसी गलती से A नेगेटिव वाले को A पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप जो है इस रुधिर को A नेगेटिव को दे दिया। अब चूंकि A नेगेटिव के अंदर RH कारक नहीं है, A पॉजिटिव में RH कारक है, और मैंने बताया था कि RH कारक क्या है? यह एक विशिष्ट प्रोटीन है, एक विशिष्ट प्रतिजन है जो हमारे शरीर की आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। अब जैसे ही RH कारक रुधिर के साथ में A नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में आएगा
तो चूंकि आरएच कारक एक विशिष्ट प्रतिजन है, और कल मैंने बताया था, इससे पहले के लेसन में मैंने बताया था कि प्रतिजन वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के बनने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अब यह प्रतिजन यानी एंटीजन जैसे ए नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में आएगा तो इस व्यक्ति के शरीर में RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। यानी पहली बार ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया तो जैसे ही RH कारक ए नेगेटिव के शरीर में आएगा, इस ए नेगेटिव के शरीर में इस RH कारक को नष्ट करने के लिए RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो पहली बार रक्तदान करने से कोई ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जैसे ही दोबारा इस व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ी और वापस इसी ए पॉजिटिव ब्लड को ए नेगेटिव के शरीर में चढ़ाया गया, तो चूंकि ए नेगेटिव के शरीर में पहले से ही RH एंटीबॉडीज बनी हुई है, ये एंटीबॉडीज इस RH कारक का क्या करेगी? प्रतिरोध करेगी, इसको नष्ट करने का प्रयास करेगी। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया हो जाएगी, रक्त का लयन हो जाता है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रियाएं होती है तो RBC यानी लाल रक्त कणिका की सतह कैसी हो जाती है? बिल्कुल चिपचिपी हो जाएगी, तो वे आपस में चिपकने लगती है, वे समूहन कर लेती है। इस कारण से रुधिर का लयन हो जाएगा, हमारी रक्त वाहिनियां ब्लॉक हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है? यह गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में भी हमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न आता है। गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसके ऊपर भी एक अच्छा सा बड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। इस पर परीक्षा के अंदर एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। एक पुरुष है, वह RH पॉजिटिव है। अगर इसकी शादी एक ऐसी स्त्री से होती है जो RH नेगेटिव है, तो इन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो शादी के पश्चात जब ये महिला भ्रूण को धारण करती है, इस अवस्था में RH कारक का महत्व बढ़ जाता है कि RH नेगेटिव महिला और RH पॉजिटिव पुरुष की शादी होने के पश्चात जब ये स्त्री गर्भ धारण करती है और ये गर्भ जो होता है यदि RH पॉजिटिव हो तो क्या स्थिति बनती है कि इस RH नेगेटिव महिला ने अगर RH पॉजिटिव भ्रूण को धारण किया है, गर्भ को धारण किया है, तो इस स्त्री के शरीर से आने वाला रुधिर जब भ्रूण के अंदर से परिभ्रमण करके वापस प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में लौटाया जाता है, तो इस भ्रूण के शरीर में पाए जाने वाले RH कारक जो है, यह RH कारक RH नेगेटिव महिला के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। ये RH कारक जैसे ही महिला के शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो इस महिला के शरीर में RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। पहले इसमें एंटीबॉडीज नहीं थी, लेकिन भ्रूण के अंदर से होकर रुधिर जब वापस माता के शरीर में आता है तब इस महिला के शरीर में RH कारकों की उपस्थिति के कारण इस महिला के शरीर में RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो पहले प्रसव की प्रक्रिया में चूंकि एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बच्चा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन दूसरी स्थिति कि इस महिला ने दोबारा RH पॉजिटिव भ्रूण को धारण किया है, इस अवस्था में इस भ्रूण के शरीर से होकर रक्त वापस जब महिला के शरीर में आएगा तो RH कारक बच्चे के शरीर से निकलकर माता के रक्त के साथ में जैसे ही माता के शरीर में आएगा तो माता के शरीर में पहले से ही RH एंटीबॉडीज बन चुकी थी। ये RH एंटीबॉडीज इस RH कारकों का विरोध करती है, वही प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रियाएं हो जाएगी।
बच्चे के शरीर में रक्त का लयन हो जाएगा, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, रुधिर वाहिनियां ब्लॉक हो जाती है, बच्चे का पूर्ण विकास नहीं होता है, बच्चा या तो माता की कोख में ही या गर्भाशय के अंदर ही मर जाता है, या बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा बहुत ही कमजोर होता है, उसमें एनीमिया होता है यानी खून की कमी होती है, उसे पीलिया होता है, उसकी रक्त वाहिनियां ब्लॉकेज होती है। इस अवस्था में उस बच्चे को बचाने के लिए पूरे शरीर के रक्त को निकालकर नया रक्त ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो हो रही है इसे कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस गर्भ रक्ताणु कोरकता से बचना है तो डॉक्टर जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका रुधिर का जब भी वहां पर टेस्ट करवाया जाता है, अगर वो महिला RH नेगेटिव आती है तो उसके हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, और जब वो RH पॉजिटिव होता है तो इस महिला के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। जैसे ही महिला का पहला प्रसव पूर्ण होता है यानी प्रसव की प्रक्रिया समाप्त होती है, प्रसव की प्रक्रिया हो जाती है, उसी समय महिला को anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन यानी जो एंटीबॉडीज बनी हैं इस एंटीबॉडीज को नष्ट करने के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, यानी RH शून्य के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो जो महिला के शरीर में RH एंटीबॉडीज बनी है वे सारी की सारी न्यूट्रल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस कारण से अगली डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगले प्रसव की प्रक्रिया में फिर यही प्रक्रिया होगी, महिला के शरीर में RH एंटीबॉडीज बनेगी तो उस एंटीबॉडीज को नष्ट करने के लिए उसे RH शून्य के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो जितने बार प्रसव की प्रक्रिया होगी, जितनी बार गर्भ धारण होता है, उसके पश्चात महिला को RH शून्य के इंजेक्शन लगाकर उसके शरीर में बनने वाली RH एंटीबॉडीज को नष्ट कर दिया जाता है। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता याद रखनी है उस समय होती है जब RH नेगेटिव महिला RH पॉजिटिव भ्रूण को धारण करती है। इससे उत्पन्न होने वाली संतति जो होती है उसमें या तो डेथ हो जाती है उस बेचारे की, या फिर उसमें ब्लड की कमी होती है, उसको पीलिया हो जाता है, वेट बहुत कम होता है, यानी उसे बहुत दिक्कतें आती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, और ये हमारे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। छात्रों, हम इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे कि जो रुधिर वर्ग है, इस रुधिर वर्ग का निर्धारण हो रहा है तो कौन सी जीन रुधिर वर्ग का निर्धारण करती है, उसके कितने अलग अलग प्रकार के रूट होते हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचें और अपने माता पिता को कोरोना से बचाने में सहयोग करें। घर पर खूब पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें। कोई भी दिक्कत होती है तो पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।